नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 45। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 44 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, साइंस में इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो भी मेरे प्यारे भावी फौजी इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिविजन लगाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 45 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं माहौल के साथ हल कराऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, कॉपर, लेड, चांदी और नाइक्रोम। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है क्या कि बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। अब देखिए, क्या ये जो नाइक्रोम मिश्र धातु होती है दोस्तों, ये भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि नाइक्रोम मिश्र धातु किन धातुओं का मिश्रण होती है। तो याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो लोहा, ठीक है, एक तो लोहा, एक निकिल और एक क्रोमियम। ठीक है, अरे क्या, लोहा, निकिल और क्रोमियम। काफी इंपोर्टेंट बात है। जो नाइक्रोम मिश्र धातु है, ये 3 धातुओं का मिश्रण होती है, लोहा, निकिल और क्रोमियम। Fe का मतलब क्या होता है? लोहा, ठीक है, और Ni का मतलब क्या होता है? निकिल। काफी इंपोर्टेंट बात है। और Cr का मतलब क्या होता है? क्रोमियम। याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट बात है। क्या इंपोर्टेंट बात है कि नाइक्रोम मिश्र धातु लोहा, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न, क्या देखिए, कॉपर का प्रतीक होता है Cu और इसकी परमाणु संख्या होती है 29। याद रखना है कि कॉपर का प्रतीक क्या होता है? Cu और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 29। देखिए, लेड इसका प्रतीक होता है Pb और इसकी परमाणु संख्या होती है 82। काफी इंपोर्टेंट बात है। चांदी का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? Ag और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 47। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखना है। एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या सेकंड है मेरे जिगर के टुकड़ों। काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं मैं। देखिए, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? काफी इंपोर्टेंट। देखिए, क्या बता रहा है कि जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो अम्ल होते हैं, काफी देखिए, एसिटिक अम्ल खुद एक अम्ल है, ठीक है, और आपको याद रखना है जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, ये क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं दोस्तों? नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है, याद रखना है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो अम्ल होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं? लाल लिटमस पेपर में, ठीक है। अब आप किसी बच्चे को याद नहीं है तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं। देखो, आपको याद रखना है अनिल। अरे क्या याद रखना है? अनिल। ए का मतलब अम्ल, अरे क्या, अम्ल, और न का मतलब नीला, और ला का मतलब लाल, ठीक है। तो क्या याद रखना है? अनिल याद रखना है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं? लाल में बदल देते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, तो जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? लाल रंग में। ऑप्शन देखते हैं, लाल, हल्का हरा, बैंगनी और पीला। तो किस में बदल जाएगा? लाल कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
और ये भी याद रख लेना काफी इंपोर्टेंट पर्सन कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है CH3COOH। काफी बार पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है CH3COOH। और ये भी याद रख लेना क्या जो एसिटिक अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। अरे पूछेगा सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। और दोस्तों एक काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, इसको एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। याद रख लेना भाई, बहुत सारे बच्चे पर्सन को गलत करके आते हैं। एथेनोइक अम्ल का मतलब क्या होता है, एसिटिक अम्ल ही होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। काफी इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 3। देखिए पर्सन संख्या 3 है मेरे जिगर के टुकड़ों, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है। ऑप्शन देखते हैं 330 मीटर प्रति सेकंड, 350 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 211 मीटर प्रति सेकंड। काफी इंपोर्टेंट पर्सन। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति कितनी होती है रे, 332 मीटर प्रति सेकंड। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, सी हो जाएगा। और काफी इंपोर्टेंट पर्सन बता देता हूं, एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट, क्या कि जो ध्वनि तरंग है वो एक तरह की कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। अरे कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंग है, ठीक है, मैकेनिकल वेव है। और दूसरी इंपोर्टेंट बात क्या, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है रे, माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, और ध्वनि का संचरण सबसे ज्यादा किसमें होता है रे, तो उसमें होता है। काफी इंपोर्टेंट बात, ठीक है। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कभी भी ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं हो सकता। काफी इंपोर्टेंट बात, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है मेरे जिगर के टुकड़ों, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले पर्सन है। देखिए पर्सन संख्या 4 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ऑप्शन देखते हैं एम्पियर, ओम, वाट और कूलाम। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। तो 4 का करेक्ट आंसर बी। देखिए एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर, ठीक है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम। और ये भी याद रख लेना, आवेश जिसको हिंदी में बोला जाता है तड़ित चालक, काफी बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आवेश को हिंदी में क्या बोलते हैं, तड़ित चालक। आवेश या तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, ये भी इंपोर्टेंट पर्सन है, तो याद रख लेना बेंजामिन फ्रैंकलिन। अरे किसने किया था तड़ित चालक या आवेश का आविष्कार, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन देखते हैं H2O, KCl, Ca, NaCl। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl, ठीक है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और आपको यह भी याद रखना है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अरे क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। हाँ जी, जल का अणु सूत्र क्या होता है, जल का अणु सूत्र होता है H2O, ठीक है। और पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, KCl। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हाँ जी, KCl। नेक्स्ट कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca। याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है, सारे बता दिए मैंने, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6 है। देखिए पर्सन संख्या 6 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट पर्सन। इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। ऑप्शन देखते हैं कंप्यूटर, बल्ब, रेडियो और टेलीविजन। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, बल्ब, क्योंकि बल्ब के अंदर क्या भरी जाती है, गैस, ठीक है। कौन सी, आर्गन। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो इनके अंदर बल्ब एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है मेरे जिगर के टुकड़ों, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन देखते हैं प्रकाश वर्ष, समुद्री मील, किलोमीटर और मीटर। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन, पर्सन संख्या 8। देखिए पर्सन संख्या 8 क्या बोल रहा है हमारे को। देखिए शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन देखते हैं नाइट्रोजन,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शीतल पेय में कौन सी गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, काफी इंपोर्टेंट बात। नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो शीतल पेय पदार्थों में कौन सी गैस भरी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। हाँ जी, देखिए दौने की चाल मापी जाती है, काफी बच्चे गलत करके आते हैं। ऑप्शन देखते हैं, डेसिबल, मीटर प्रति सेकंड, जूल और घंटे। तो दौने की चाल मापी जाती है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सर डेसिबल, भाई साहब डेसिबल में दौने की तीव्रता नापते हैं, दौने की तीव्रता। और दौने की चाल किस में नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 10। पर्सन संख्या 10 है मेरे जिगर के टुकड़ों, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन देखते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन और एथेन। तो बताइए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4, ठीक है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए क्या, प्राकृतिक गैस किसको बोला जाता है, CNG को। अरे किसको बोला जाता है, CNG को। इसकी फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में बोला जाता है संपृक्त प्राकृतिक गैस। क्या बोला जाता है रे, संपृक्त प्राकृतिक गैस, ठीक है, याद रख लेना। संपृक्त प्राकृतिक गैस या CNG को प्राकृतिक गैस कहा जाता है और इसका मुख्य घटक मीथेन या CH4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने सुना होगा LPG, रसोई गैस या कुकिंग गैस। LPG का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन, ठीक है। और ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10, काफी इंपोर्टेंट बात है, C4H10, ठीक है। और प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8, काफी इंपोर्टेंट बात। और एथेन का रासायनिक सूत्र होता है C2H6। अरे क्या होता है, C2H6। तो याद रखना है दोस्तों, कभी कभार ये एग्जाम में यही पूछ लिए जाते हैं कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C4H10, ठीक है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र C4H10, प्रोपेन का C3H8, मीथेन का CH4 और एथेन का C2H6, काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। लो जी, धमाकेदार वाले पर्सन लेके आए हूं आपके लिए। पर्सन संख्या 11 है दोस्तों, हाँ जी, पर्सन संख्या 11 है दोस्तों, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन देखते हैं, गेंगा, स्कर्वी, रतौंधी, पेलेग्रा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, ठीक है, हाँ जी। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये भी याद रख लेना, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कोर्बिकमल। अरे क्या होता है, एस्कोर्बिकमल। और ये भी याद रख लेना दोस्तों, क्या कि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। और ये भी याद रख लेना कि विटामिन सी को ऊष्मा संवेदी विटामिन कहा जाता है। सब्जियों को गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी, इसलिए इसको ऊष्मा संवेदी विटामिन कहा जाता है, ठीक है। और जो स्कर्वी रोग होता है इसमें दांत और मसूड़ों में क्या आता है, खून आता है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया कि स्कर्वी रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, दांत और मसूड़े। लो जी, अब देखिए ये गेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। गेंगा रोग किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। और आपको ये भी रतौंधी विटामिन ए की कमी से, जिससे रात में कम दिखाई देता है। और सबसे ज्यादा विटामिन ए किस में होता है, गाजर में। पेलेग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। जो पेलेग्रा रोग होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है, B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, नियासिन होता है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। आपको पर्सन एक भी गलत नहीं करना है एग्जाम के अंदर। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 12। देखिए पर्सन संख्या 12 है, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की धातु कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, कौन सी है, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम या तांबा। तो बताओ क्या आंसर आएगा। तो पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोगी की धातु कौन सी है रे, तांबा। अरे कौन सी है, तांबा, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, कॉपर भी कहा जाता है, ठीक है। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और लोहे का प्रतीक Fe, ठीक है, सोने का Au और एल्यूमिनियम का Al। ये तो पता है ना। लोहे की परमाणु संख्या 26, सोने की बताओ 47, एल्यूमिनियम की 13, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। हाँ जी, देखिए इसमें कुछ, हाँ जी, क्या सोने की जो परमाणु संख्या होती है
वो होती है कितनी, हाँ जी 47 थोड़ी होती है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। हाँ जी बताइए, सोने की परमाणु संख्या 47 होती है। 47 तो किसकी होती है दोस्तों, Ag की होती है, चांदी की। और सोने का जो परमाणु संख्या वो कितना होता है, 79। लो जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 13, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं, लाल, पीला, नारंगी और नीला। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये भी याद रख लेना कि पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, यकृत या लीवर। काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि बताइए पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत या लीवर। काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 14, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन देखते हैं, 78%, 46%, 31%, 21%। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 21%। ठीक है, तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपको पूछेगा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, तो क्या बताएंगे 0.03%। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, ये आते हैं ऐसे पर्सन आपके एग्जाम में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 15, पर्सन संख्या 15 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट पर्सन। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है, किसके बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 24 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 48 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। काफी धमाकेदार वाला पर्सन है भाई। तो आपको याद रखना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 47। तो जो दोस्त, हाँ जी टेस्ट नंबर 45, टेस्ट नंबर 45। ठीक है दोस्तों, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।